नमस्ते इंडिया। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ये जुझार सिंह और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पैसे की या ऐसी चीज की जो अपने को किससे मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है। तो उसकी अकाउंटिंग किस वे से करना है ये अपन पढ़ेंगे इस CS 12 में। तो गाइस, क्या सर हर चीज जो गवर्नमेंट से मिलती है या हर वो पैसा जो गवर्नमेंट से मिलता है क्या सर वो ग्रांट होती है? आंसर इज नो। ओके, हर चीज को ग्रांट नहीं बोल सकते। तो सर किसको बोलेंगे? बस वो ही चीजें अपने को पढ़नी है इस AS 12 में। साथ में उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, सर उसकी एंट्री करनी भी है कि नहीं करनी है, और करनी भी तो किस वे से करनी है, कब करनी है, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे इस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? भाइयों बहनों, मतलब मोदी जी, राइट। तो सबसे पहला दिमाग में आता है मोदी जी या फिर आपके योगी जी। ठीक है। तो बहुत सारे आपके मन में डाउट हो गए कि सर मतलब गवर्नमेंट मतलब किसको मैं मानूं। तो वो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करें फिर। चलिए फिर आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आपका AS 12। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मीनिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। असिस्टेंस मतलब हेल्प, यानी गवर्नमेंट ने आपको कुछ हेल्प की है। सर किस में की है? मे बी इन कैश और इन काइंड। तो गवर्नमेंट ने आपको हेल्प की है, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड। ओके, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में आप कुछ कंप्लायंस पूरे करने वाले हो, जो कुछ कंडीशंस थी आपकी। ठीक है। तो आपने क्या किया है, या तो पास्ट में कुछ कंडीशन पूरी की है या फ्यूचर में वो कंडीशन पूरी करोगे। और उन कंडीशन पूरी करने के लिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है, कैश में या काइंड में कुछ देती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। बोलिए गाइस, क्या आपको ये समझ में आया? सिंपल है। मतलब कुछ भी गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया या काइंड दिया एज अ हेल्प। ठीक है। और क्यों दिया? क्योंकि आपने या तो पास्ट में कुछ किया होगा या फ्यूचर में कुछ करोगे। ठीक है। और उसी को अपन क्या नाम से बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। दैट इज द डेफिनेशन। बट ये बोलता है उन चीजों को इंक्लूड नहीं इसमें लिया जाएगा जिसको अपन रिलायबली या रीजनेबली मेजर ना कर सके। तो ग्रांट को अपने को मेजर करना आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कितना एक्चुअल में कितना अमाउंट है, राइट। सेकंड थर्ड पॉइंट आपका, does not include transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of an enterprise। यानी कि मान लो मेरी बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट ठेके लेते हैं, राइट। तो हम कुछ गवर्नमेंट के क्या करते हैं, कुछ काम लेते हैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो जो पैसा मिल रहा है क्या उसको ग्रांट बोल सकते हो? आंसर इज नो। उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट आर समटाइम्स कॉल्ड बाय अदर नेम। इसको अपन अदर नेम से भी बोलते हैं। क्या क्या नाम से सुना है? सब्सिडी सुना होगा आपने, कैश इंसेंटिव्स या ड्यूटी ड्रॉबैक, राइट, एक्सेट्रा, ये नाम से भी अपन जानते हैं। गवर्नमेंट इंक्लूड, सबसे बड़ा क्वेश्चन, गवर्नमेंट मतलब सर क्या? तो सबसे पहला यूनियन गवर्नमेंट यानी मोदी जी। फिर स्टेट गवर्नमेंट मतलब योगी जी। ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट में हो आपके CM यहाँ पे इंक्लूड होंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी, सर ये कौन सी होती है? तो ये देखो गवर्नमेंट एजेंसी जैसे CBI। ठीक है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उनसे भी कुछ अपने को पैसा मिल गया, हेल्प मिल गया, असिस्टेंस मिल गया। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एंड सिमिलर बॉडीज, और उसी की जैसे सिमिलर बॉडीज, तो यानी कि यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, नेशनल है, इवन इंटरनेशनल भी, यानी WHO से और उनसे भी पैसा मिलता है। तो ये भी आपकी गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जानी जाएगी। साथ में लोकल यानी BMC, ठीक है, या आपका सरपंच के उधर से या जो भी पंचायत आपके वहां से कुछ भी पैसा मिलता है, तो दैट्स आल्सो इंक्लूड इन द गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब भैया जिनको आप गवर्नमेंट के नाम से जानते हो ना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी, उन सबसे जो पैसा या कुछ चीज मिली आपको, ठीक है, बिकॉज आप कुछ कंडीशन आपने पूरी की है या करोगे, तो सबको अपन गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब दूसरी चीज, सर AS 12 क्यों आया? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आंसर है। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज सिग्निफिकेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू रीजन। तो यहाँ पे दो रीजन थे जिसकी वजह से आया। फर्स्ट, अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ग्रांट इज एसेंशियल, यानी कि हमारे पास पहले ग्रांट को किस तरह से अकाउंटिंग करनी चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो लोगों ने फायदा उठाया, उनने अपने हिसाब से चीजें करनी शुरू कर ली।
जैसे मान लो मोदी जी ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, तो मैं बोलता था ये तो मुझे मोदी जी ने ऐसे ही दे दिए, तो मैं इसकी अकाउंटिंग नहीं करूंगा। या मान लो मुझे मोदी जी ने पैसे दे दिए, बट मुझे लगता था कि मैं इसको कंडीशन को पूरी नहीं करूंगा, फिर भी मैं उसको इनकम दिखा देता था क्योंकि मुझे अपना इनकम बढ़ाने का था, तो वो भी हो सकता है। तो मतलब अपने पास बेसिकली कोई अकाउंटिंग थी नहीं किस तरह से करनी है, इसके लिए AS12 आया। दूसरा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए कि आपको ये ग्रांट की वजह से कितना बेनिफिट हुआ है, राइट। तो मान लो मेरी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख रुपीज, बट मुझे मोदी जी ने खुश होकर 50 लाख रुपए दे दिए, तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि मेरा सेल्स हुआ 51 लाख। क्या ये सही होगा? तुमको पता है सही नहीं होगा, बट लोगों को पहले सही लगता था, इसके लिए वो लोग उस तरह से अकाउंटिंग करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको अपना इनकम दिखाने का था। बट आफ्टर द AS12 अब उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करना क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया, तो अब हम इसको सेल्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया? इसके लिए AS12 आया। अब किस किस वे में अपने को ग्रांट मिल सकती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बहुत ज्यादा होता है वो है अगर आप फिक्स असेट परचेज करने गए, ठीक है, मतलब मान लो मैं एक मशीनरी परचेज करने गया, या मैं ये लैपटॉप जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वो परचेज करने गया, ठीक है, या फिर और कोई चीज, मैं कोई लैंड परचेज करने गया, मैं कोई बिल्डिंग परचेज करने गया, तब गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि सर आपको ये बिल्डिंग का जो भी खर्चा होगा उसके बदले हम इतना पैसा आपको दे देंगे, या ये बिल्डिंग हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है दैट इज अबाउट द रिलेटेड टू द फिक्स असेट, ओके। उसके बाद ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू, सर ये क्या होता है कि मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं उसी से लिंक मुझे पैसा मिल रहा है, तो दैट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द रेवेन्यू। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर है, तो मुझे मोदी जी ने बोला कि सर आप है ना बिहार में जाइए और वहां पे जो नंगे पुंगे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना उनको पढ़ाइए। मैंने बोला ठीक है सर, और मैं चला गया। अब मोदी जी ने क्या किया कि सर आप कितना कमाते हो महीने का, मैंने बोला सर 1 लाख रुपए, तो आपका जो भी सैलरी रहेगा ना या जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो मेरा मुझे जो मोदी जी से पैसा जो मिल रहा है एक्चुअल में दैट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू ना, समझे आप। तो ये जो होगा ये रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया। थर्ड वाला दैट इज कॉल्ड प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर का मतलब कौन होता है, ओनर, ओके। तो एज अ ओनर मैं कुछ खर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मान लो मुझे एक सेटअप सेट करना है महाराष्ट्र में, तो मोदी जी ने बोला कि सर आप इस एरिया में ना करके इस एरिया में करिए बिकॉज वो अनडेवलप एरिया है, तो आप वहां पे करोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला बढ़िया। तो मैंने बोला मुझे क्या फायदा होगा, तो मोदी जी ने मुझे बोला कि देखो अगर आप वहां पे करोगे ना तो जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा उसका 20% 30% हम दे देंगे। मैंने बोला ये तो बढ़िया हो गया। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे, बिकॉज जो खर्चा करता है वो तो नॉर्मली ओनर होता है, और ये मोदी जी जो खर्चा करूंगा उसके ऊपर मुझे परसेंट देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे अपन, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड। और लास्ट वन दैट इज योर कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंसेस। यानी कि मेरा कोई खर्चा होने वाला है, मेरा कोई खर्चा, और उसमें कंपनसेट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मान लो मेरी क्लासेस है सीए हब क्लासेस, राइट। तो मैं चाहता था कि मैं सीए हब के टी शर्ट, ठीक है, लोगों में बांटू, तो उससे क्या होगा, मेरा जो क्लासेस है उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या किया, मान लो 10,000 टी शर्ट छपवा दिए, तो मोदी जी बोलते हैं सर आप ये टी शर्ट है ना इधर तो बांटो, अच्छी बात है, बट आप उस आदिवासी एरिया में जाके बांटो, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे लोग जो लोग नंगे पुंगे घूमते हैं उनको भी पहनने को मिल जाएगा। तो फिर बोलते मोदी जी बोलते सर जो भी खर्चा होगा ना उसमें मैं इतना आपको कंपनसेट कर लूंगा। तो मान लो मुझे 50 लाख का खर्चा हुआ, तो मोदी जी बोलते हैं उसमें से 10 लाख मैं आपको कंपनसेट कर लूंगा। तो इसे क्या बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस। अंडरस्टूड। तो ये किस किस वे में दे सकते हैं वो अपने देखा कि सर मान लो मैं फिक्स असेट परचेज करने गया और उससे रिलेटेड मुझे दे दिया। मान लो सर मैंने जो जिस चीज का बिजनेस करता हूं तो रेवेन्यू से रिलेटेड आ गया, मेरा कोई खर्चा होता है उसमें कंपनसेट हो सकता है। या लास्ट वन प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपका खर्चा होने वाला है उसका कुछ परसेंट आपको मोदी जी दे देंगे। बोले समझ में आया ये वाला। इसे क्या बोलते हैं, आपका किस वे में आपको ग्रांट मिल सकता है। नाउ दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये किन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट इज योर द स्पेशल circumstances arising in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of changing price or in supplementary information of a similar nature। ये बहुतों को समझ में नहीं आता है, क्या है ये, जरा सुनिए। कि मान लो कुछ ऐसे circumstances हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे circumstances हो गए अपने सामने
कि उसकी वजह से तुम्हारे किसी चीज की प्राइस बढ़ गई, तो बोलता है आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक लैंड परचेज किया, मैंने क्या किया, एक लैंड परचेज किया, ठीक है, पालघर एरिया में। तो पालघर एक एरिया है, वहां पे मैंने लैंड परचेज किया 2 लाख रुपए में, जस्ट 2 लाख रुपीज में एक लैंड परचेज कर लिया। अब मोदी जी ने क्या बोला कि वहां से अभी अपन एक मेट्रो ट्रेन लेके जाने वाले हैं और वहां पे स्टेशन बनेगा उसका। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी ने बोला कि वहां से मेट्रो ट्रेन जाएगी और वहां पर स्टेशन बनेगा, सडनली मेरी वो जो प्राइस थी, वो जो भी प्लॉट की थी, वो लैंड की थी, वो बढ़ गई, 2 लाख से बिकम 20 लाख रुपीज। तो क्या इसे अपन गवर्नमेंट ग्रांट का पार्ट कंसीडर करेंगे? आंसर इज नो। तो कोई प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, उसको अपन कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट का कंसीडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? आगे देखिए, गवर्नमेंट असिस्टेंट अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बोलता है ग्रांट को छोड़कर कुछ भी हेल्प मिल गया ना, तो उसे अपन कंसीडर नहीं करते। लाइक अ टैक्स हॉलीडे। आपको पता होगा, आपने टैक्स में पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे, कि मान लो आपकी कंपनी SEZ में है, तो वहां पे आपको कुछ टाइम तक टैक्स पे नहीं करना है, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स हॉलीडे, या टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल गई, तो क्या उसको भी ग्रांट माना जाएगा? आंसर इज नो, उसको अपन ग्रांट कंसीडर नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन इज योर, कि मान लो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में ओनरशिप करती है, यानी मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए। क्या कर लिए? गवर्नमेंट ने कुछ शेयर्स मेरी कंपनी में क्या कर लिए? परचेज कर लिए। तो क्या मैं उसको ग्रांट मानूंगा, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है शेयर परचेज करने पे? आंसर इज नो, उसको भी अपन ग्रांट कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज, ये बोल रहा है आपको कब गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, where there is a reasonably assurance that the enterprise will comply with the condition attached to them। भैया पहली चीज तो ये है कि आपके पास एक रीजनेबली एश्योरेंस, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो भी कंडीशन बोली है मोदी जी ने, वो आप पूरी कर सकते हो। समझे? तो मान लो क्या हुआ, मोदी जी ने मुझे बोला कि सर आप पालघर एरिया में जाके पढ़ाओ। अगर आपने पालघर एरिया में जाके पढ़ाया, तो ये जो लैंड है, वो पूरा लैंड मैं आपके नाम पे कर दूंगा। मैंने बोला बढ़िया हो गया, चलो मैं जाके पढ़ाता हूँ। बट मेरे दिमाग में क्या पता है, मेरे दिमाग में है कि मुझे कुछ टाइम के बाद फॉरेन शिफ्ट होना है। पर मोदी जी ने बोला सर आपको 5 साल वहां पे पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एक बार तो जोश जोश में चला गया, बट मुझे पता चला कि मैं तो यहाँ पे पढ़ रह नहीं पाऊंगा। समझ में आया? क्योंकि वो एरिया कौन सा है? आदिवासी एरिया है, तो मुझे डर लगता है, तो मैं रह नहीं पाऊंगा। जब मैं रह नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या कंडीशन पूरी कर पाऊंगा? आंसर इज नो। अंडरस्टूड? तो आपको ग्रांट को तभी बुक करना चाहिए जब आपको लगता है कि यस, जो भी कंडीशन है, जो भी मोदी जी ने बोला है, मैं वो पूरा कर सकता हूं, तो हम रिकॉर्ड करने की बात करेंगे। जब आप ही श्योर नहीं हो, तो फिर आगे आपको ग्रांट को रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अंडरस्टूड? और बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है, दूसरा पॉइंट है, वेयर सच बेनिफिट हैव बीन अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। यहाँ पे बोला कि बच्चों वादों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। समझ में आया? यानी गवर्नमेंट आपको कुछ भी बोले, अगर उससे कुछ बोलने पे आप ग्रांट को बुक नहीं कर सकते। जैसे मोदी जी ने बोला था कि सबके अकाउंट में पैसा आएगा, 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 15 लाख, सबके अकाउंट में पैसा आएगा। आया? क्या ब्लैक मनी आया? तो क्या मैं उस हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता हूं? आंसर इज नो। अंडरस्टूड? आपको जब लगता है कि आप रीजनेबली श्योर हो कि वो पैसा आपको मिल जाएगा, तभी आपको बुक करना चाहिए। तो इसमें मान लो कैसा हुआ कि एक कंपनी है, सपोज करो एक कंपनी है, और उस कंपनी को गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है हर साल। सपोज करो कि जो भी खर्चा होता है उससे कुछ कंपनसेट मिलता है हर साल, कंपनी को मिलता है। अब क्या हुआ, ये साल में कोविड आ गया, तो हमको भी पता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा था, वो सारा खर्च हो गया। क्या हो गया? सारा पैसा क्या हो गया? खर्च हो गया। आज की डेट में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हमको ये पता है। तो क्या हमको उसको एज अ रेवेन्यू बुक करना चाहिए, जो गवर्नमेंट से अपने को पैसा मिलने वाला है? आंसर इज नो। क्यों? कि हमको पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हम रीजनेबली एश्योरेंस नहीं हो सकते, तो हमको उसको बुक नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये पैसा आ जाएगा, ठीक है, आप श्योर हो, तो ही आपको बुक करना है, अदरवाइज आपको बुक नहीं करना है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि सिर्फ पैसा मिलना, mere receipt of a grant is not necessarily a conclusive evidence that the condition attaching to the grant have been
और विल बी फुलफिल्ड, यानी कि सिर्फ पैसा मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारी कंडीशन पूरी कर ली, राइट। आप रियल में जब कंडीशन पूरी करते हो तभी वो ग्रांट का पार्ट माना जाएगा, अदरवाइज सिर्फ पैसा मिल गया इसका मतलब आप बुक कर लो, वो नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये है कब आपको गवर्नमेंट ग्रांट को बुक करना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली 3 टाइप्स में उसको बोलूंगा। द फर्स्ट वन इज योर मॉनेटरी ग्रांट। सिंपल, मॉनेटरी मतलब मनी, मनी भाई मतलब गांधी जी। ग्रांट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, टैक्स हॉलिडे, बैकवर्ड एरिया, ओके, और ग्रांट इंसेंटिव। तो यहाँ पे ये टैक्स हॉलिडे में काट लेता हूँ बेटा, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडी आपको मिल गई या गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल गया, मतलब इन कैश, सिंपल वर्ड में बोल तो क्या मिल गया आपको, मॉनेटरी मतलब इन कैश मिल गया आपको, राइट। तो जो भी पैसा मिला है उसी को अपन ग्रांट का पार्ट मानेंगे। अंडरस्टूड। नाउ कैश में नहीं मिलके किसी और फॉर्म में मिला तो उसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट। क्या बोलते हैं उसे? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। जैसे मान लो मुझे एक पालघर एरिया में क्या मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, या मुझे एक बिहार में क्या मिल गया, एक लैंड मिल गया, ठीक है, या कोई मशीनरी मुझे गवर्नमेंट ने दे दी। तो ये सब जो है थे उसे क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो आपको भैया मिल गया कम रेट पे, यानी मान लो मैं एक लैंड लेने गया, उस लैंड का बेसिक प्राइस था 10 लाख रुपीज, बट मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने सिफारिश की और कुछ कंडीशन मैंने पूरी की, उसकी वजह से वो लैंड मुझे 10 लाख का 1 लाख में मिल गया। तो ये बोलता है कि आपको, आपके लिए लैंड का कॉस्ट कितना हुआ सर, 1 लाख, तो आपको कितने पे बुक करना है, कंसेशनल रेट पे, मतलब 1 लाख पे ही बुक करना है। क्या ये आपको समझ में आया? सिंपल, यस सर। नाउ सेकेंड, मोदी जी ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री 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 में क्या दे दिया, एक लैंड दे दिया, ठीक है। अब क्या करूं सर, सिर्फ फ्री में मिला है तो क्या मैं उसको बुक नहीं करूं? आंसर इज नो, आपको बुक करना पड़ेगा। फ्री में मिला है फिर भी अपने को उसको बुक करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है पता है, कि मान लो मेरे पास, मेरी बुक्स में कोई लैंड नहीं है, बट कल उठ के जब कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो देखा सर आपके पास तो लैंड है, मैं बोलूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो क्या हुआ सर, दिखाना तो चाहिए ना। समझिए क्या, मान लो मेरे पास 3 मशीनरी है, बट मुझे 2 मशीनरी गवर्नमेंट ने फ्री में दी है, तो जब ऑडिटर आएगा तो चेक करेगा तो कितनी मशीन दिखेगी उसको, 5। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए बोलता है कि आपको उसको बुक तो करने का है ही डेफिनेटली, चाहे फ्री में मिला है। बट सर वैल्यू कौन सा लो, तो यहाँ पे AS12 ने बोला है कि आपको लेना है नॉमिनल वैल्यू। सर नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या, दैट इज सिंपल वैल्यू, 1 रुपीज ले लो, 10 रुपए ले लो या 100 रुपए ले लो, बेसिकली 10 रुपए या 100 रुपए। अंडरस्टूड। तो उस वैल्यू पे आप बुक कर लो। तो अगर मान लो आपको कंसेशनल फॉर्म में मिला है तो जितनी भी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर बुक करो, और मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो आपको नॉमिनल वैल्यू पे उसको क्या करने का है, बुक करने का है। अंडरस्टूड। द लास्ट वन इज द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, काफी इंटरेस्टिंग है, कि भैया मान लो आपका जो भी पैसा खर्च होगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब होता है, जब बिजनेस शुरू होता है, राइट, या जो ओनर खुद पैसा लगाएगा। तो जो भी ओनर पैसा लगाने वाला है उसमें जो भी खर्चा होने वाला है उसका कुछ परसेंट मोदी जी आपको देंगे, मतलब गवर्नमेंट देगी आपको। तो जो भी खर्चा होगा उसका कुछ पैसा देने वाला है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। और जो भी पैसा एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिलता है उससे मैं ट्रांसफर करता हूँ कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर करता हूँ, कैपिटल रिजर्व में। तो जो भी मुझे पैसा मिला तो मैं उसे बोलता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोलता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये आपको समझ में आया? तो सिंपल है, आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब आपको वो अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। अब सुन लो ध्यान से, जो भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है उससे कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो जो भी पैसा एज अ गवर्नमेंट ग्रांट में आपको मिलता है, क्या हम उससे डिविडेंड बांट सकते हैं? आंसर इज नो, नो, नो। तो ये ध्यान रखना, आप कभी भी जो भी पैसा गवर्नमेंट ग्रांट से मिला है उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, राइट। सेकंड थिंग कि सर क्या मैं अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है और मेरे पास लॉस पड़ा है P&L में, क्या मैं आमने सामने राइट ऑफ कर लूं, एक जेबी पास कर लूं? आंसर इज नो बेबाना, ठीक है। तो आपको वो एंट्री भी पास नहीं करनी है, मतलब आपको लॉसेस को भी राइट ऑफ नहीं करना है। तो उसका क्या करने का है, बस वो एज अ कैपिटल रिजर्व खड़ा रहने दो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, they are given with the reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay।
ठीक है, द ग्रांट आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व व्हिच कैन बी नीदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड नॉर कंसीडर्ड एज अ डेफर्ड इनकम। तो इसको आप कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसे का ऐसा कैपिटल रिजर्व में दिखाना है। क्या ये आपको समझ में आया? नाउ अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सब एक्चुअल में थियरी वाला पार्ट था। बेसिकली जो तुम्हारा मेन चीज है वो अभी शुरू हो रही है, दैट इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को अकाउंटिंग कैसे करनी है वो समझना है। तो मैंने बोला देखो आपको अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस आती है। द फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू अप्रोच एंड कैपिटल अप्रोच। समझ गए आप कौन सा आता है? रेवेन्यू अप्रोच एंड कैपिटल अप्रोच। पहले हम कैपिटल अप्रोच पढ़ रहे हैं। कैपिटल अप्रोच में क्या होता है कि मान लो आपको जो भी पैसा मिला है, ठीक है, वो मिला है रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स असेट से रिलेटेड तुमको क्या मिला है, पैसा मिला है। तो आपका एएस 12 बोलता है कि मान लो आपको फिक्स असेट से रिलेटेड पैसा मिला है, तो दो वे में हो सकता है, कैश में या काइंड में। अगर काइंड में है आपके पास तो नॉमिनल वैल्यू पे बुक करना है ऑब्वियसली, और कैश में मिला है तो यू कैन यूज टू ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट आप उसमें यूज कर सकते हो। पहला, आप उसको फिक्स असेट की कॉस्ट में से कम कर लो। सेकंड, आप उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लो। सर थोड़ा नहीं समझा आपको, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं। मान लो कि मैं एक मशीन परचेज करने गया, तो जब मैंने मशीन परचेज की तो मैंने लिखा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन का वैल्यू था 10 लाख रुपए। कितना वैल्यू था? 10 लाख रुपए। ओके, अब मशीन मान लो दो वे में हो सकती है, या तो मुझे गवर्नमेंट ने मशीन कम प्राइस में दे दी, 10 लाख की जगह 2 लाख में मिल गई, तो बेटा ये मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से होगा? 2 लाख से, बस खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं मशीन लेके आ गया, फिर मैंने मोदी जी को लेटर भेजा, मैंने बोला देखो मैंने आपके कहे हिसाब से इस एरिया से मशीन परचेज की। मोदी जी ने बोला अच्छा, और फिर मैंने लिखा इस मशीन का यूज मैं इन प्रोडक्ट में करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में करूंगा जो आपने बोला हुआ था, तो बोला अच्छा, तो उसके हिसाब से मोदी जी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। तो मान लो जो भी मुझे पैसा मिला है, तो वो पैसा मेरे पास आया, तो मैं क्या एंट्री करेगा बता पैसे आने की? ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैं जो एंट्री पास करने वाला है वो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, राइट। टू, अब मैं मोदी जी का नाम नहीं लिखेगा, मतलब गवर्नमेंट नाम नहीं लिखेगा, मैं लिखेगा यहाँ पे मशीन की कॉस्ट को कम करेगा। कि मान लो मुझे 2 लाख रुपए मोदी जी ने दे दिए, तो एक्चुअली मेरी मशीन 10 लाख में से 2 लाख कम हो गई, तो यहाँ पे टू मशीन 2 लाख रुपीज, मतलब मेरी मशीन रियल में मुझे कितने में पड़ी? 8 लाख रुपीज में। तो क्या किया मैंने? ध्यान से देखिए, मशीन की कॉस्ट को कम कर लिया, that is reducing from the cost of the machine या cost of the fixed asset, understood। तो यहाँ पे करना क्या आपने, उस asset की cost में से क्या करना है, उतना पार्ट क्या करना है, कम कर लेना है। अब मुझे सोच के बताइए जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर वो कितने पे होगा? सर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन द WDV, जो भी बेसिस रहेगा उसके हिसाब से। तो मान लो यहाँ पे कितना वैल्यू बच गया मेरी बुक्स में, मशीन का वैल्यू कितना अभी? 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, वो कितनी होगी? तो सपोज करो मेरी मशीन की लाइफ 4 साल है, तो यहाँ पे देखिए 10 लाख का टोटल आपके पास था। मशीन का कॉस्ट कितना था? 10 लाख का। बट उसमें से 2 लाख तो आपको मोदी जी ने दे दिया, सो रियल में आपका कॉस्ट कितना बचा है? 8 लाख का। मान लो इसका स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं था, तो जीरो स्क्रैप वैल्यू हो गया, और डिवाइड बाय लाइफ इसकी 4 साल थी, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 2 लाख 2 लाख। कितना चार्ज होगा? 2 लाख 2 लाख। अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू थी तो स्क्रैप वैल्यू जीरो की जगह वो स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, अंडरस्टूड। इस तरह से आपको क्या करने का, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का है। डेप्रिसिएशन अब जो चार्ज होगा वो कौन सी वैल्यू पे होगा? ओरिजिनल या रिवाइज्ड वैल्यू? रिवाइज्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे होगा? रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा। so depreciation will be charged on the revised value, that is after the reducing cost from the fixed asset, understood। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नाउ इसको ट्रांसफर कर दो बेटा P&L में। सो फोर्थ एंट्री इज योर ट्रांसफर टू P&L, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 2 लाख। तो एट द एंड में तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में कितना जा रहा है? 2 लाख रुपए जा रहा है। क्या ये चारों एंट्री आपको समझ में आई? सो वेरी वेरी इजी एंट्री। पहली नॉर्मल परचेज करने का, सेट परचेज करने की जो एंट्री होती है वही, यानी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब पैसा गवर्नमेंट से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। थर्ड, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट और P&L टू डेप्रिसिएशन। ये 4 एंट्री आपको पास करनी है। अब नेक्स्ट ईयर में देखो
ये दो एंट्री तो होगी नहीं, बिकॉज ये तो एक बार ही होती है। सर क्यों? क्योंकि मशीन आपने एक बार परचेज की है और ग्रांट भी आपको एक बार ही मिली है, तो ये एंट्री तो एक बार ही होगी स्टार्टिंग में। उसके बाद हर साल आपके पास दो एंट्री होगी, एक तो डेप्रिसिएशन की और एक P&L में ट्रांसफर करने की। बस, क्या ये आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ आए ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ ये तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या कि ये बोलता है कि मान लो कोई अच्छा इसमें बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं कि मान लो इस केस में बैलेंस शीट कैसी बनेगी। तो ये देखो इसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी। ये इसका मशीन है 10 लाख का, ये मान लो जीजी यानी गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई आपको 2 लाख की, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8 लाख रुपए। अब बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए दिख रही है, पर मान लो अपने फर्स्ट का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया, तो ये डेप्रिसिएशन का 2 लाख और लेस हो गया, सो दैट बिकम 6 लाख। अंडरस्टूड? इस तरह से तुम्हारा बैलेंस शीट में कितना दिखेगा एट द एंड 6 लाख रुपीज दिखेगा फर्स्ट ईयर के एंड में। अब कुछ लोग चाहते हैं कि सर हमारी मशीन की कॉस्ट तो कम हो रही है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी बैलेंस शीट कम वैल्यू पे दिखे, मतलब हम नहीं चाहते कि अपनी एसेट कम दिखे, तो कुछ और दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है, इसी का दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो अपन पढ़ते हैं कि दूसरा क्या वे हो सकता है। चलिए, उससे बोलते हैं ट्रीट एज अ डेफर्ड इनकम। तो ये क्या बोलता है, पहली एंट्री तो आपको सेम ही करनी है क्योंकि आपने मशीन परचेज की है, तो वो तो एक फिक्स एंट्री है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो तो फिक्स ही है 10 लाख से, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप मशीन का पैसा देके आए तो आपको ये एंट्री तो उसी टाइम पे पास करनी है। अब जब ग्रांट मिलेगा तो डेफिनेटली पैसा तो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, गांधी तो आने वाला है, तो जब गांधी जी अपने जेब में आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। बट अब टू मशीन नहीं करेंगे, जो पहले की था टू मशीन अब वो नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अपन मशीन की कॉस्ट अपने को कम नहीं करनी है। तो सर क्या करेंगे? तो मैंने बोला एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और जिसका नाम होगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। क्या नाम होगा उसका? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो यहाँ पे एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। क्या नाम होगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अंडरस्टूड? मान लो कितना मिला था आपने को 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे सोच के बताओ डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज होगा, बिकॉज साल के एंड में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन तो करना ही पड़ेगा। तो ये बताओ पहले वाले सम में देखो, इसमें एग्जांपल में क्या था, 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख कम हुआ, मशीन क्रेडिट हुआ तो 8 लाख बचा, और 8 लाख में से स्क्रैप वैल्यू लेस किया, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ किया तो डेप्रिसिएशन आया। बट यहाँ पे देखिए 10 लाख में से कुछ मशीन वापस क्रेडिट हुआ ही नहीं है, जब मशीन क्रेडिट हुआ ही नहीं है तो सर पूरे 10 लाख पे लगेगा। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10 लाख पूरे पे होगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय 4 साल का लाइफ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 2.5 कितना आएगा तुम्हारा 2.5 2.5। क्या ये तुमको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? बोलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपने को एक न्यू चीज करनी पड़ेगी। अब ये नई चीज क्या है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नई चीज क्या है वो बात करते हैं। ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो भी आपका ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी है उसको एक साथ में बुक न करके धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रांट को अपन एक साथ में बुक न करके धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको ट्रांसफर करना है P&L में। क्या करना है इसको? P&L में। सो इसको ट्रांसफर करेंगे P&L में। सो क्रेडिट हुआ था पहले, अब क्या होगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट। आया समझ में? कितना सर? तो देखो तुम्हारा ग्रांट कितना मिला है सर? 2 लाख, डिवाइड बाय जो तुम्हारी यूजफुल लाइफ थी असेट की, उसमें यूजफुल लाइफ ऑफ असेट दैट इज 4 ईयर, तो कितना ट्रांसफर होगा? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 0.50, बिकॉज सब लैक्स में लिख रहे हो, तो 0.50 आ गया, यानी 50,000 रुपया। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर करना है P&L में, सो उसको भी ट्रांसफर कर लो। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कैसे करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 2.5 तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा पीएनएल कितने से हिट हो रहा है। एक तो तुम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम ट्रीट कर रहे हो, कितना इनकम ट्रीट कर रहे हो 50,000, और एक्सपेंस तुम्हारा एज ए डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 2,50,000। तो अगर मैं इसका पीएनएल बनाऊं, मान लो ऐसा पीएनएल बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये देखो बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 0.50 कितना आ गया 0.50, और टू डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2.50। तो तुम ध्यान से देखोगे तो नेट लॉस जो तुम्हारा हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 lakhs का, कितने का हो रहा है 2 lakhs का, राइट। अच्छा इससे पहले वाले में भी देखो, जो डेप्री इसमें देखो पीएनएल में नेट लॉस कितना आया था, अगर मैं पीएनएल बनाता इससे पहले वाले सम के पीएनएल में, तो उसमें तो सिर्फ एक ही चीज थी टू डेप्रिसिएशन, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट ग्रांट था ही नहीं, तो उसमें 2 लाख का डेप्रिसिएशन था, तो बाय नेट लॉस कितना आ गया था उसमें भी 2 लाख। तो एट द एंड तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस कितना आएगा 2 लाख रुपीज का। सर नेट लॉस क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी और इनकम कंसीडर नहीं की है, तो यही बोल रहा हूँ सिर्फ आपके डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो कितना आएगा पीएनएल में 2 लाख का लॉस। दोनों मेथड में आंसर सेम ही आ रहा है, फाइनल आंसर समझ रहे हो। वैसे दो मेथड क्यों है, क्योंकि एक मेथड में लोग नहीं चाहते कि हम फिक्स एसेट का वैल्यू कम करें। अगर मैं इस मेथड में अगर बैलेंस शीट बनाऊं तो देखो फिक्स एसेट कितना है तुम्हारा 10 लाख का, उसमें से डेप्रिसिएशन जो माइनस होगा 2.5 का, तो कितना बच गया 7.5, कितना बच गया तुम्हारा 7.5। बट यहाँ पे एक और चीज है कि दैट इज कॉल्ड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, कितना था 2 लाख का, उसमें से आपने राइट ऑफ कितना किया अभी सर 0.5, तो कितना बच गया 1.5, कितना बच गया 1.5, अंडरस्टूड। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा बैलेंस शीट बनेगा फर्स्ट वीकेंड में। अगर ध्यान से देखो तो असेट आपने क्रिएट किया 7.5 की, लायबिलिटी सामने उसी से रिलेटेड क्रिएट की है 1.5 की, नेट कितना हो गया 6 लाख। क्या इधर भी 6 लाख था पहले, यस सर इधर भी 6 लाख ही था। एट द एंड तुम्हारा फाइनल इफेक्ट सेम है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। उसमें क्या होता है कि उसमें आप क्या करते हो, उसको मशीन की कॉस्ट में से लेस करते हो, तो आपकी मशीन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बट इस मेथड में आप मशीन कॉस्ट में से कम नहीं करते हो, तो आप उसको एज अ डेफर्ड इनकम दिखाते हो। ओवरऑल तुम्हारा जो प्रॉफिट पे इफेक्ट है वो सेम आ गया, और जो तुम्हारा बैलेंस शीट पे ओवरऑल इफेक्ट है वो भी क्या हो गया सेम हो गया। बस यही फर्क है इन दोनों में, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो क्या ये दोनों मेथड आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए नाउ दिस वन, ये एंट्री दे रखी है मैंने पूरी कि किस तरह से आपको ट्रीट करने का है। फर्स्ट इज रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट एंड सेकंड इज योर डेफर्ड इनकम। परचेज ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नो डाउट दोनों में सेम सेम ही रहता है, अच्छा डेफर्ड ट्रीट करो या ऐसे ही ट्रीट करो। बट जब आप उसको फिक्स असेट की कॉस्ट में से लेस करते हो तो जो ग्रांट का पैसा मिलता है उसे बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ये देखिए। बट जब डेफर्ड ट्रीट करते हो तो आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ पे डिफरेंस है मेन, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये मेन। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दोनों में एंट्री तो सेम रहती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स असेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ग्रांट, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू, कौन सा वैल्यू हो गया ये वाला रिवाइज्ड वैल्यू। बट यहाँ पे देखो आप ओरिजिनल वैल्यू पे करते हो डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, बट साथ में यहाँ पे आपको जो ग्रांट आपने की है उसका कुछ पार्ट राइट ऑफ करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। सो एंट्री क्या होगी, पहले डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हुआ था, ये देखो क्रेडिट हुआ है, अब क्या हो जाएगा डेबिट। सो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, ठीक है, ये देखिए टोटल ग्रांट डिवाइड बाय बेनिफिट ईयर्स, नेट इफेक्ट विल बी रिमेन सेम एज पर मेथड 1। अब पीएनएल में ट्रांसफर करना है डेप्रिसिएशन को, तो दोनों में सेम ही रहता है, ओके। और रिफंड की बात हम बाद में करेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ दो, पेंडिंग रखो, उसको अपन बाद में देखते हैं। क्या ये आपको समझ में आया इतना, यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताइए। अंडरस्टूड, आगे चले। नाउ इसके ऊपर एक सम है वो देख लेते हैं, ये देखिए जेल लिमिटेड परचेज अ फिक्स असेट फॉर 50 lakhs। जेल लिमिटेड ने एक फिक्स असेट परचेज किया है 50 लाख रुपए का। सो पहली एंट्री क्या होगी बताओ, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों में नो डाउट, दोनों में क्या एंट्री होगी फर्स्ट, चलो मैं यहां पे दोनों लिख रहा हूं, रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट और यहां पे लिख रहा हूं डेफर्ड गवर्नमेंट
ग्रांट। तो ये देखिए 50 लाख की आपने फिक्स असेट परचेज की है, दोनों में एंट्री, पहली एंट्री सेम ही होगी, कुछ फर्क नहीं होता उससे। तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख 50 लाख, राइट। सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 50 लाख 50 लाख। बोलिए क्या इसमें इसको डाउट है? आई थिंक इट्स वेरी इजी। ये बोल रहा है उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और सेल्वेज वैल्यू जो है वो कितना है 5 लाख, तो ये तो डेप्रिसिएशन में काम आएगा। ऑन द परचेज ऑफ द असेट द गवर्नमेंट ग्रांट इट ग्रांट फॉर 10 लाख रुपीज। बेटा गवर्नमेंट ने कितना आपको दिया ग्रांट? 10 लाख रुपए का। तो ये देखिए अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट की कॉस्ट में से लेस करूंगा, जैसा लिखा हुआ है रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट, 10 लाख 10 लाख। बट वहीं पे अगर मुझे डेफर्ड ट्रीट करना है तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, मतलब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है 10 लाख 10 लाख। क्या ये आपको समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझा क्या किया? नाउ बस इसके बाद आपने बोला फर्स्ट 2 ईयर की एंट्री पास कीजिए, 2 साल की, दोनों अलग अलग मेथड से। अब बताओ यहाँ पे जो थर्ड एंट्री पास होगी साल के एंड में, वो पास होगी डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या होगा? फिक्स असेट। अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा वो देख लो। 50 लाख की असेट थी, बस 10 लाख का तुमने वैल्यू कम कर दिया एज पर द एंट्री, जनरल एंट्री। तो आपकी बुक्स में जो ग्रांट दिख रही है वो कितने की दिख रही है? 40 लाख की, 40 लैक्स की। बट आप बोल रहे हो उसमें से सेल्वेज वैल्यू कितना है? 5 लाख का, और उसकी लाइफ कितनी है आपकी ग्रांट मशीन की? 5 साल, 5। तो नेट इफेक्ट देखोगे तो कितना फर्क हो गया? 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स कितना होगा? 7 लाख 7 लाख। क्या ये तुमको समझ में आया? अब नाउ दिस डेप्रिसिएशन विल ट्रांसफर टू द पी एंड एल अकाउंट। सो थर्ड के बाद फोर्थ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7 लाख 7 लाख। बोलिए क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं, इसको अपन समझते हैं उसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका सेकंड मेथड में, क्या वो 40 लाख पे होगा या पूरे 50 लाख पे होगा? सर पूरे 50 लाख पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फिक्स एसेट का वैल्यू कम नहीं किया है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट का वैल्यू पूरा 50 लाख लिया जाएगा। सो बट फॉर्मूले के हिसाब से करना, 50 लाख माइनस 0, क्योंकि अब आपने कुछ राइट ऑफ किया ही नहीं है, तो पूरा 50 लाख आ गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था तुम्हारा? 5 डिवाइड बाय 5 साल का लाइफ। सो आ गया 9 लाख। कितना आ गया यहाँ पे? 9 लाख रुपीज। दोनों में फर्क समझिए, एक में था 50 लाख में से आपने 10 लाख का ग्रांट लेस किया, फिर स्क्रैप वैल्यू लेस किया, फिर डिवाइड बाय लाइफ। इसमें ग्रांट कुछ आपने लेस किया ही नहीं है, तो पूरा 50 का 50 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ठीक है। तो 9 लाख पूरा आ गया। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी इसके साथ में, प्लस एक और एंट्री, जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट था उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। कितना ग्रांट मिला है बेटा? 10 लाख का, डिवाइड बाय कितने साल उसका बेनिफिट चलेगा? जितना असेट का लाइफ होगा 5, तो 2 लाख। तो नेट देखिए, 9 का डेप्रिसिएशन, 2 का ग्रांट, नेट कितना पीएनएल में गया? 7 लाख। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर लीजिए, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ गया बेटा बताओ? 9 लाख 9 लाख। सो अगर ध्यान से देखो तो पीएनएल में कितना ट्रांसफर हुआ है? 9 लाख इधर और 2 लाख उधर, मतलब 7 लाख नेट हो गया, ठीक है। आपको इन एंट्री का प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम एक आध एंट्री करना भूल जाते हैं, जैसे ये ट्रांसफर करने वाला, ठीक है। तो आपका उसका एक मार्क्स कटना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चलो बस ये हो गया ट्रीटमेंट। अच्छा ये फर्स्ट ईयर का खेल हो गया। सेकंड ईयर में सेम थर्ड और फोर्थ एंट्री सेम वापस होगी सेकंड ईयर में, दोनों में।
थर्ड और फोर्थ एंट्री क्या होने वाली है, सेम कॉपी पेस्ट होने वाली है ईयर 2 में भी, तो आप वैसे कर सकते हो, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद संतोष लिमिटेड हैज रिसीव अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। तो आपको क्या हुआ है, आपने आपको 8 करोड़ की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बिकॉज आपने क्या किया, फैक्ट्री सेटअप की है बैकवर्ड एरिया में। कि क्या लगता है किस तरह का ये ग्रांट है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। क्योंकि आप कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो और उसके लिए जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज अ डिविडेंड। ये लो जी, 2 करोड़ रुपए उसने एज अ डिविडेंड बांट दिया। क्या लगता है बराबर किया है? आंसर इज नो। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उसको एक फ्री में लैंड भी मिला है, बट वो भाई साहब क्या बोलता है, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड। वो बोलता है मेरे को तो फ्री में मिला है तो मैं काय को रिकॉर्ड करूं, वो ये बोल रहा है। बताइए एएस 12 के हिसाब से क्या ये बात सही है, मतलब उसने सही ट्रीटमेंट किया है या गलत किया है? तो आंसर तो एक ही आता है सर, गलत है। बट एग्जाम में अपन ऐसा नहीं लिख सकते ना, अदरवाइज 1 मार्क ही मिलेगा। अगर एक लाइन का आंसर लिखा तो 1 मार्क ही मिलेगा। आपको क्या करना है, सब चीज दिखाना है। और जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि किसी भी एएस को प्रेजेंट करने का वे होता है, खासकर ऐसे एएस जिनका आंसर एक लाइन में आ रहा है, जिनको अपन थियोरी वाला एएस भी बोल सकते हैं। इन दैट केस आपको सबसे पहले हमेशा लिखना है एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर आप इस प्रेजेंटेशन में जाके आप नॉर्मल वे में लिख सकते हो जैसे आईसीआई के मॉड्यूल में दे रखा है। तो एएस 12 सबसे पहले लिख दीजिए आप, एप्लीकेबल एएस, श्योर हो तो ही लिखना। 90% केस में आई थिंक आप श्योर ही होंगे। उसके बाद प्रोविजन, कि ये जो चीज है किस चीज का प्रोविजन बताता है। तो एएस 12 आपको गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बताता है। और यहाँ पे हम बात करें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, तो जब भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो अपने को किस वे में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या क्या उससे के साथ लिंक होता है, वो सारा प्रोविजन लिख दो। फिर अपन एनालिसिस करेंगे कि वो जो प्रोविजन है और ये जो केस है दोनों का कैसा लिंक है आपस में। और लास्ट में अपन जो अपना फाइनल आंसर है वो लिखेंगे कि मतलब ये बराबर किया कि नहीं किया। अंडरस्टूड? तो ये देखिए एप्लीकेबल एएस आ गया, एएस 12 प्रोविजन क्या है, एज पर द एएस 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर a specific purpose it should be utilized for the same, so the grant received for the setting up a factory is not available for the distribution as a dividend. If the company has not spent for the acquisition of land, land should be recorded in the books of at a nominal value. दोनों रूल लिख दिए, दो चीज थी यहाँ पे, दोनों के मैंने नॉर्मल प्रोविजन बता दिया। एनालिसिस में here the Santosh Limited used grant money received for the distribution of a dividend and even not recorded in his books at a nominal value. And जो land इसको मिला है and the land received is not recorded in his books at a nominal value. तो conclusion क्या है? The treatment of both the element of the grant is इनकरेक्ट, बोथ दोनों का। अगर आप लिखते हो सिर्फ एक का गलत लिखा तो आंसर शायद आपको कम मिल जाए, मार्क्स कम मिल जाए। तो आपको लिखना दोनों जो चीज की है दोनों ही रॉन्ग की है, तो बोथ द एलिमेंट्स, ठीक है, बोथ द एलिमेंट्स, बोथ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, उनका क्या किया उसने, रॉन्ग एंट्री पास किया है। क्या ये आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, Top and Top Limited has set up its business in a designated backward area which entitle the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. तो आपने एक बैकवर्ड एरिया में क्या किया है, कुछ जगह लिया या बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है जितना भी तेरा खर्चा होगा उसका 20% मैं देगा। ओके, कुछ कंडीशन जो आपको पूरी करनी है, ठीक है। और कंपनी का 50 करोड़ का खर्चा हुआ है जिसमें से 20% 10 करोड़ गवर्नमेंट से मिल गया है। ये बोल रहा है कि जो पैसा मिला है ना उसको क्या बोल रहा है, मैं रेवेन्यू ट्रीट करेगा और उसको उससे मैं अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेगा। क्या आप एज द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पैसा मिला है उसको रेवेन्यू ट्रीट करके लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हो? आंसर इज नो। क्या बोला था, कैपिटल रिजर्व, क्या बोलने का उसको, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आंसर तो एक लाइन का ही है कि जो ट्रीटमेंट उसने किया वो जस्टिफिएबल नहीं है क्योंकि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। बट एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको कैसा लिखना है, वही एप्लीकेबल यस प्रोविजन। अच्छा ये पैरा क्या होता है, जैसे लॉ में सेक्शन होती है ना वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पैरा होता है, मतलब इस पैरा में बोला गया है।
तो पैरा 10 है जो AS12 का, उसमें बोला है कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दैट इज दे आर गिवन विद द रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड टोटल कैपिटल आउटले. For example, central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grant are treated as a capital reserve, which can be neither distribution as a dividend nor considered as a deferred income. Understood? Now, analysis. In the given case, the subsidy reserve is neither in relation to a specific fixed asset nor in relation to the revenue. Conclusion. It is inappropriate to recognize government grant in the P&L statement since they are not but represent an incentive provided by the government without related to the cost. The correct treatment is credit the subsidy to the capital reserve. समझ में आया? Therefore, the accounting treatment desired by the company is not proper. तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है कि जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो किया है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सिंपल है कि जो भी एज अ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पैसा मिलता है उसको आप ना तो उससे डिविडेंड बांट सकते हो, ना उसका आप डेफर्ड ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. आपको उसको एज अ कैपिटल रिजर्व दिखाने का है बस. तो जो आपने फॉलो किया वो क्या किया है? रॉन्ग किया है. राइट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. बताइए जी. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है. मैसेज ए लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन द डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया. 200 लाख का खर्चा किया है, उसमें से 25% यानी 50 लाख का आपको पैसा वापस मिलेगा या मिला है आपको. तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम आप एप्लीकेबल ये सेम प्रोविजन एनालिसिस में यहाँ पे आप सीधा लिंक कर सकते हो कि ए लिमिट को जो पैसा मिला है वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला है, तो उससे आप ना तो ये डिविडेंड बांट सकते हो ना कुछ कर सकते हो. आपको उसे एज अ कैपिटल रिजर्व ट्रीट करने का है, ना आप उससे डिविडेंड बांट सकते हो ना आप उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट कर सकते हो. राइट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. बोलिए यहां तक किसी को भी कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो. राइट? चले आगे. नाउ अब बात करनी है अपने को रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. किसकी बात करनी है? रिफंड की. तो अब हम बात करने वाले रिफंड की. रिफंड काफी इजी. अगर ध्यान से अगर आपने पहले सीखा है तो रिफंड क्या है? काफी इजी है. सबसे पहले रिफंड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब ग्रांट मिली थी तब आपने क्या ट्रीटमेंट यूज किया था. तो जब ग्रांट मिली थी तो मान लो आपने प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया था. पहली चीज तो रिफंड क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट मोदी जी जब भी कुछ देंगे वो कुछ कंडीशन के साथ में देते हैं कि मान लो उधर पालघर के नंगे पुंगे बच्चे उनको पढ़ाना पड़ेगा, बराबर है, इतने साल तक पढ़ाना पड़ेगा और मैं बीच में छोड़ के भाग गया. या फिर मान लो मोदी जी ने बोला कि आपको ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा. तो मान लो वो कंडीशन जो थी स्टार्टिंग में वो पूरी नहीं कर पाया मैं, तो अब जो पैसा मिला है या जो असेट मिली है वो अपने को वापस करनी पड़ेगी. तो जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले किया है उसी को रिवर्स करना पड़ेगा. तो जैसे मान लो अपने को एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पैसा मिला था तो आपने एंट्री पास की थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. याद है आपको कैपिटल रिजर्व में डाला था. तो अब इसी का उल्टा एंट्री रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा. रिवर्स कैसे पास होंगे? कैपिटल रिजर्व को हटा दो टू बैंक. बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो अपने को वही ऐसा रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा. मान लो आपने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट. याद है ये एंट्री? दैट इज रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट. मैंने बोला था कॉस्ट में से कम करते हो. एग्जांपल भी अपन ने किया था. राइट? तो मान लो जो अपने को भी यहाँ पे पैसा मिला था 10 लाख रुपए का, ये बोल रहा है कि अब गवर्नमेंट ने वापस ले लिया. या तो पूरा ले सकती है या पार्ट में ले सकती है. तो जितना भी पैसा उसने वापस लिया उतने से तुमको एंट्री पास करनी है फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है? उसका रिवर्स एंट्री. मान लो पूरा लिया तो पूरा, अगर सपोज करो इसमें से आधा ही लिया है 5 लाख तो 5 लाख जितना लिया उतने से एंट्री पास करना है. अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा. किस पे होगा? रिवाइज्ड वैल्यू पे. रिवाइज्ड वैल्यू समझते हो? बताओ क्या आप रिवाइज्ड वैल्यू समझते हो? यस सर. मतलब अब वापस इस एंट्री का इफेक्ट देना रिवर्सल का और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर. समझ गए? तो मान लो अपना असेट कॉस्ट था 50 लाख, उसमें से आपने 10 लाख माइनस किया था पहले स्टार्टिंग में, तब आपके पास 40 बचा था. उसमें से आपने डेप्रिसिएशन का 5 माइनस किया था तो आपके पास 35 बचा था. राइट?
अब सेकंड ईयर में आपने उसको रिफंड कर लिया तो प्लस जितना भी रिफंड किया मान लो 10, ठीक है, तो अब तुम्हारे बुक्स में नया वैल्यू कितना हो गया 45 हो गया। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने पे होगा 45 पे होगा। अभी आगे अपन सम भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसको रिवर्स एंट्री पास करना है। पर मान लो सर मैंने फिक्स एसेट कॉस्ट में से माइनस नहीं किया था, मैंने उसको एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोला था, ठीक है। तो ये बताओ तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, यस सर, तो हम लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। अब जब अपने पास ग्रांट ही नहीं है तो अपन डेफर्ड किसको करेंगे? समझ रहे हो? जब अपने पास ग्रांट ही नहीं है तो अपन डेफर्ड किसको करेंगे? तो हम जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो बैलेंस दिख रहा है ना उसको राइट ऑफ कर लेंगे, मतलब उसको हटा देंगे। तो जो क्रेडिट बैलेंस था एज अ लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस था उसको हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? और टू बैंक। पर सपोज करो सर मैंने ज्यादा राइट ऑफ कर लिया था, मतलब मेरा जो रिफंड है, मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस है 2-3 साल के बाद वो है 8 लाख रुपए, बट जो मैं रिफंड कर रहा हूँ ना वो सर हो रहा है 10 लाख रुपए। तो मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट तो 8 लाख ही है बट रिफंड 10 लाख का है। तो सर अब 2 लाख कहाँ से लाऊं? तो मैंने बोला तूने उसको कहाँ पे राइट ऑफ किया था? तो बोला सर पीएनएल में किया था, याद है पीएनएल गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। हाँ सर हमने पीएनएल में राइट ऑफ किया था। तो अब पीएनएल को भी वापस लेके आएंगे अपन, इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है? पीएनएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपए। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा यहाँ पे? 2 लाख रुपए आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट फिर से समझिए अच्छे से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपने एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया है और वो ग्रांट रिफंड हो रही है तो टू बैंक में तो जितना रिफंड हो रहा है वो आएगा। अब आपको चेक करना है क्या उस दिन जिस दिन आप रिफंड कर रहे हो उस दिन को तुम्हारा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना है। अगर टू बैंक में जितना है उतना ही डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो यहाँ पे रिफंड मेरा 8 लाख ही होता है, सपोज लो 8 लाख का रिफंड होता है, तो मेरे पास 8 लाख का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो 8 का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो जो रिफंड है वो 5 लाख का ही हो रहा है, 5 लाख, तो बेटा मेरे पास 8 पड़ा है, सिर्फ मुझे 5 ही रिफंड करना है, 3 अभी भी खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, पीएनएल आएगा ही नहीं। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि रिफंड जो है ना वो ज्यादा हो गया, 9 लाख का रिफंड हो गया है, बट मेरे पास तो एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना खड़ा है बताओ? सिर्फ 8 लाख ही खड़ा है। तो यहाँ पे देखो 8 लाख तो एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में चला जाएगा और बचा हुआ 1 लाख आपको कहाँ से लेना है? पीएनएल में। इसका मतलब जब भी रिफंड होगा हमको क्या करना है? एक चीज चेक करनी है। जब रिफंड होगा तो टू बैंक में जितना रिफंड होना है वो लिख दो और फिर हम जोर से पूछेंगे अरे ओ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना खड़ा है तू? तो बोलेगा वहां से मैं इतना खड़ा हूं। तो जितना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खड़ा है उतने को तो उधर लेके आ जाएंगे। फिर भी बच गया तो अपन किसको बुलाएंगे? पीएनएल तू आ जा। तो अपन बच्चे हुए के लिए किसको बुलाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को बुलाएंगे, भैया तू आ जा, तो पीएनएल आ जाएगा वहां पे। समझ में आया? तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को बुलाएंगे। अगर वो उसने काम संभाल लिया तो बढ़िया बात है, पर उससे नहीं संभाला गया तो अपने को किसको बुलाना है? प्रॉफिट एंड लॉस को बुलाना का है। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, दैट इज योर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो हियर इज योर आंसर। अगर आपने रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में आपने पहले रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट किया है तो आपको एंट्री पास करनी है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक, उसकी रिवर्स एंट्री देखो, ये एंट्री थी बैंक टू फिक्स एसेट, एंट्री नंबर 2, उसी का रिवर्स किया एंट्री नंबर 6। बट यहाँ पे देखो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट किया है तो यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक तो होगा ही होगा, डेफिनेटली रिवर्स उसी का है। बट कम पड़ा, कम पड़ा तो आपने कहां पे डाला था? पीएनएल में, तो वापस भी कहां से आएगा? पीएनएल से। तो आपको कम पड़ा वो लॉस कहां पे डालना है? पीएनएल में। सिंपल। अंडरस्टूड? और मान लो कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया था प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला, तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व, सो नाउ रिवर्स कैपिटल रिजर्व टू बैंक। क्या ये आपको समझ में आया? सो देखो अर्लियर रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, तो एडेड टू द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जो रिवाइज्ड वैल्यू का उसके ऊपर। अर्लियर एज अ डेफर्ड इनकम, तो फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एंड बैलेंस इन पीएनएल, और अर्लियर ट्रीट एज अ कैपिटल रिजर्व एडजस्टेड विद द कैपिटल रिजर्व। डिस्क्लोजर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको दिखाना कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। डिस्क्लोजर मतलब बैलेंस में क्या अलग से नोट्स टू अकाउंट में दिखाने का है, तो आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है, कैपिटल और रेवेन्यू वो दिखाएंगे। आपने रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट किया है, डेफर्ड ट्रीट किया है, कैपिटल रिजर्व दिखाया है, क्या दिखाया वो दिखाना पड़ेगा मेथड। नॉन मॉनेटरी मिली या फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर, ताकि सामने को पता चले, वरना 10 रुपए का लैंड कौन सा होता है तो दिखाना पड़ेगा ये गवर्नमेंट ग्रांट का है।
और अगर मान लो कुछ रिफंड हुआ है तो पूरा दिखाना पड़ेगा वर्किंग के साथ में, स्टार्टिंग में इतना था, इसमें से इतना रिफंड हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रांट रिफंडेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 भी हो चुका है। अब 5 की बात करते हैं। फिक्स असेट इज परचेज फॉर 20 lakhs, आपने 20 लाख में फिक्स असेट परचेज किया। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टूवर्ड इट्स 8 लाख, 20 में से 8 लाख का तुमको क्या मिला बेटा? गवर्नमेंट ग्रांट मिला। रेसिडुअल वैल्यू इज 4 लाख एंड यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर। स्क्रैप वैल्यू 4 लाख का था आपका और यूजफुल लाइफ 4 ईयर की थी। अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड यूज करते हो। asset is shown in the balance sheet as a net of grant, asset is shown as a net of grant, net of grant मतलब सर यहाँ पे asset को net दिखाया, asset को net दिखाना या फिक्स asset की कॉस्ट में से माइनस करना क्या एक ही बात है? यस सर। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही ग्रांट बिकम रिफंडेबल, आप उस ग्रांट को वापस दे रहे हो। कितना दे रहे हो? टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन कंडीशन, आप 1 साल के बाद उसको वापस कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या पूछा है? जनरल एंट्री पूछा है 2 साल की, तो आपको यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है 2 साल की। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने फिक्स असेट परचेज किया, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स असेट बताइए क्या एंट्री होगी? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। कितना था आपका? कितने की एसेट परचेज किया आपने? 20 लैक्स ना, 20 लैक्स की। राइट, नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग फिक्स एसेट परचेज। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में अभी कर रहा हूँ। सेकेंड, आपको क्या मिला है बेटा? आपको ग्रांट मिली है 8 लाख रुपए की एट द टाइम ऑफ ग्रांट मिली आपको, तो आप एंट्री पास होंगे। आपने कम लेस किया ना कॉस्ट में से, नेट दिखाया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितना? 8 लाख रुपए, राइट। अब फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। चलो, कैसे चार्ज होगा बताओ? सर 20 लाख की एसेट थी, 20 लाख की आपकी एसेट है, माइनस 8 लाख का ग्रांट मिल गया, तो बताओ बुक में कितना वैल्यू दिख रहा है? 12 लाख। बट उसमें से 4 का स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय कितनी लाइफ है उसकी? 4 साल की लाइफ है ना। तो 4 साल की लाइफ है, सो आपका नेट कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख। बोलिए क्या ये फर्स्ट ईयर के एंड में आपको एंट्री समझ में आई? नाउ तो सेकेंड ईयर में रिफंड हुआ है, एट द टाइम ऑफ रिफंड ठीक है, ईयर 2 सेकेंड ईयर में तुम्हारा जब आप रिफंड कर रहे हो तो एंट्री होगी रिवर्स एंट्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड किया? सर पूरा का पूरा 4 लाख ना, कितना था पूरा रिफंड किया देख लेते एक बार। आपने जो रिफंड किया है दैट इज योर, किधर गया ये रहा,
5 लाख, 5 लाख तुमने रिफंड किया है, 5 लाख तक पूरा रिफंड नहीं हुआ, सिर्फ 5 लाख का रिफंड हुआ है, तो 5 लाख रुपीज यहाँ पे रिफंड हो गया। 5 लाख रुपीज रिफंड हो गया। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, depreciation will be charged on revised value। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस वैल्यू होगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे। तो एंट्री तो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, सेम एंट्री, एंट्री में कुछ फर्क नहीं होता, बट जो कैलकुलेशन का वे है वो कैसा होगा, देखो सबसे पहले आपके पास 20 लाख का वैल्यू था, बट उसमें से 8 लाख का रिफंड था, सो 12 लाख का वैल्यू बचा था बैलेंस शीट में, राइट। अब 12 लाख का जो वैल्यू था आपका, उसमें से आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया सर, 5 लाख रुपए, सो ये माइनस कर लो 5 लाख रुपीज, ठीक है। सॉरी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, 2 लाख रुपए का, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख रुपीज का, तो 12 लाख में से 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो आपका जो वैल्यू है वो फिक्स कितना दिख रहा है, 10 लाख रुपए का। क्या ये तुमको समझ में आया, 10 लाख कहाँ से आया? ये देखो, अगर मैं इधर बैलेंस शीट बनाऊं, ध्यान से देखो, बिफोर रिफंड अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, इधर बैलेंस शीट बनाऊं, तो कैसा दिखेगा, यानी कि जो मैंने ये एंट्री पास की है स्टार्टिंग में, एक परचेज करने की, रिफंड या ग्रांट रिसीव होने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, ठीक है, 3 एंट्री जो मैंने पास की है उसका हिसाब देखो। फिक्स असेट आपका जो दिख रहा था 20 लाख का, आपने गवर्नमेंट ग्रांट लेस किया 8 लाख का, तो बच गया 12 लाख, बराबर है। फिर उसमें से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख का, सो योर असेट बिकम 10 लाख। नाउ अब आप इसको रिफंड कर रहे हो, रिफंड की एंट्री पास की, जैसे रिफंड की एंट्री पास की, 2 लाख इसमें फिर ऐड, 5 लाख फिर इसमें ऐड हो गया, तो दैट बिकम 15 लाख। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस 15 लाख पे होगा, रिवाइज्ड वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन विल बी ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, तो यहाँ पे मैं रिफंड ऐड कर लेता हूँ, प्लस 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन विल बी ऑन 15 लाख। यू नो द स्क्रैप वैल्यू, यस सर, स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका, 4 लाख, डिवाइड बाय, अब कितनी लाइफ बची है, 3 साल, बिकॉज 1 साल तो चला गया, 3 साल। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आता है, 11 डिवाइड बाय 3.33, शायद देख लीजिए, कैलसी मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 11 डिवाइड बाय 3.67, 3.67, 3.67। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, राउंड अप मैंने किया है। तो डेप्रिसिएशन विल बी ऑन फिक्स एसेट रिवाइज्ड वैल्यू, दैट इज 3.67। तो यहाँ पे होगा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 3.67, 3.67। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? इसका मतलब काफी इजी है, जब भी आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, आपको बस एक काम करना है, तो कभी गलती नहीं होगी। वो एक काम क्या है, एक रफली ऐसी बैलेंस शीट बना दो, और बिफोर चार्जिंग दैट डेप्रीशिएशन उसका वैल्यू निकालो। तो मैंने बोला देखो, 20 से मैंने फर्स्ट एंट्री पास की, फर्स्ट एंट्री, ये रिफंड की मैंने सेकंड एंट्री पास की है, फिर डेप्रीशिएशन की थर्ड एंट्री है, और अभी इस करंट ईयर में वापस रिफंड की मैंने फोर्थ एंट्री पास की है। अब मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले मेरा बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है, 15। अब कभी गलती नहीं होगी। अब डेप्रिसिएशन कभी भी कैसे चार्ज करते हैं वो रूल याद करो एसएलए में। तो जो भी तुम्हारा रहेगा वैल्यू, उसमें से स्क्रैप वैल्यू जो होता है वो लेस करते हो, डिवाइड बाय जितनी रिमेनिंग लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो अभी करोगे, बिकॉज अभी 1 साल जा चुका है, 3 साल बचे तुम्हारे पास, तो 4 नहीं करना है, 4 साल थोड़ी है, लाइफ थोड़ी चेंज हुई है, लाइफ तो एक चली गई है, तो कितना बचा, 3 साल, तो डिवाइड बाय 3। क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से तुमको ये एंट्री पास करनी है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा और गलती भी कभी नहीं होगी। दैट इज योर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अंडरस्टूड? उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विवा लिमिटेड रिसीव अ स्पेसिफिक ग्रांट ऑफ 30 लाख फॉर द एक्वायरिंग अ प्लांट ऑफ 150 lakhs ड्यूरिंग 7-8 हैविंग द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। तो आपको 30 लाख की ग्रांट मिली है बेटा, 150 लाख का प्लांट था और उसकी लाइफ थी 10 साल। The grant received was credited to the deferred income in the balance sheet. आपने उसको एज ए डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लिया। During the 10-11, due to the non-compliance of condition laid down of the grant, the company had to refund the whole grant to the government. जो कंडीशन थी आपने पूरी नहीं की, so आपको पूरी ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। The balance in the deferred income on that date was 21 lakh. उस दिन को, जिस दिन तुमने रिफंड की, उस दिन तुम्हारे बैलेंस शीट में
एज द डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना दिख रहा है 21 लाख रुपए, और जो प्लांट है वो कितना दिख रहा है 105 लाख का। अंडरस्टूड। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द रिफंड ऑफ द ग्रांट, इसने सब एंट्री नहीं पूछी है, इसने पूछा है जो रिफंड करोगे उसकी एंट्री क्या होगी, and the effect on cost of the fixed asset and the amount of depreciation to be charged during the year 10-11 in P&L account। और साथ में पूछा है कि आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में क्या फर्क पड़ेगा और आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। पहला ध्यान से बताओ कि यहाँ पे फिक्स एसेट की कॉस्ट में से लेस किया है या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया है। सर क्या मजाक कर रहे हो, लिखा है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया है। तो बेटा रिफंड कितना किया वो बता। सर रिफंड किया हमने पूरा पूरा 30 लाख, तो मैंने लिखा टू बैंक 30 लाख। मैंने बोला था आपको कि जब भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया और रिफंड कर रहे हो तुमको एक आवाज देनी है, सबसे पहले लिख दो टू बैंक 30 लाख, फिर एक आवाज देनी है उस दिन को, अरे ओ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना खड़ा है बता। क्या बोलोगे, चलो बोलो, अरे ओ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना खड़ा है बता। तो उधर से आवाज आई 21 लाख 21 लाख, कितना बोला 21 लाख, तो मैंने बोला आ जाए 21 लाख, ये आ गया 21, बट मेरा रिफंड 30 है, डेफर्ड 21 है, कम पड़ गया, किसको बुलाऊं बताओ, किसको बुलाओ पी एंड एल को। सो यहाँ पे आएगा पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा 9 लाख का। क्या ये तुमको समझ में आया। ओके तो आपको लिखना है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 21 लाख का और बचा हुआ 9 लाख पी एंड एल से आएगा और टू बैंक कितना आएगा 30 लाख का, राइट। क्या फिक्स एसेट की कॉस्ट में छेड़छाड़ की रिफंड की 19 की वजह से, ना सर फिक्स एसेट की कॉस्ट छेड़ती नहीं, छेड़ते ही नहीं है, तो रिफंड होता है तो फिक्स एसेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ने का। ये तो हो गया डन। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। सर डेप्रिसिएशन वही जैसे जिस तरह से आप कर रहे थे कि आपने स्टार्टिंग में कैसे किया होगा कि मान लो 150 का आपका फिक्स एसेट था, बराबर है, आपने परचेज किया 150 का और उसकी लाइफ थी कितनी थी 10 साल, तो डिवाइड बाय 10, हर साल आपने 15 15 15 चार्ज किया है, तो ये साल भी कितना आएगा 15 लाख का, खेल खत्म। यानी डेप्रिसिएशन पे और असेट की कॉस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर अपने डेफर्ड ट्रीट किया है तो, सिंपल। ओके तो ये पॉइंट नंबर 1 हो तुम्हारा हो गया। क्या ये आपको समझ में आया। अब आंसर में आपको कैसे लिखना है 2 मिनट को मैं बता रहा हूं। नाउ सेकंड ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द रिफंड। ये बोला अगर अगर इफ द ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब अगर मैंने वो ग्रांट को कॉस्ट असेट कॉस्ट में से माइनस किया होता तो क्या होता। ये बोल रहा है उसने मेहनत करके दे रखा है कि अज्यूमिंग कि जो तुम्हारी डेट 1 अप्रैल 2010 को स्टार्टिंग में जो वैल्यू था वो कितना था 84 लाख का, तो अगर मैंने असेट कॉस्ट में से लेस किया होता तो मैं यहाँ पे मेरा जो WDV आता दैट इज 84 लाख, तो मैं रिफंड का इसमें ऐड करता हूँ तो 30 लाख मैंने ऐड कर लिया, तो 8 से 9 10 और 11 114 का मेरा इसका वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस वैल्यू पे होगा 114 पे, तो 114 डिवाइड बाय जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से मुझे क्या चार्ज करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इजी। अब आंसर कैसे लिखना है देखो, एप्लीकेबल एएस आ गया, प्रोविजन प्रोविजन वही कि आप उसको या तो फिक्स एसेट में लिख सकते हो या आप क्या कर सकते हो उसको डेफर्ड ट्रीट कर सकते हो। इसमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का लिखने का काम नहीं है, क्यों पूछा ही नहीं है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का लिंक ही नहीं है, तो आप प्रोविजन किसका लिखोगे कि जब भी कोई ग्रांट मिलती है फिक्स एसेट से रिलेटेड या तो हम उसको डेफर्ड ट्रीट कर सकते हैं या एसेट कॉस्ट में से लेस करके रिवाइज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये प्रोविजन आ गया। नाउ एनालिसिस, in this case, the grant refunded is 30 lakh and the balance deferred income is 21 lakh. 9 lakh shall be charged to the P&L account for the year 10-11. There will be no effect on the cost of the fixed asset and depreciation charge will be on the same basis as the charge as the earlier year. बस इस तरह से आपको लिखना है बिकॉज उसने एंट्री नहीं पूछी है, अगर उसने एंट्री पूछी होती तो तुम एंट्री करते, तो आपको भी ऐसा थियरी वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सेकंड ये बोल रहा है कि if the grant was deducted from the cost of the plant year 7-8 then the para 21 of AS12, आप पैरा नहीं भी लिखोगे चलेगा, state that the amount of refundable in respect of the grant which relate to the specific fixed asset should be recorded by the increasing the book value of asset by the amount refundable, मतलब that is your added to the cost of the asset, तो आप सिंपल लिख सकते हो again added we will add the cost of the asset where the book value of the asset is increased, depreciation on the revised book value should be provided prospectively, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, over the residual useful life of the asset, therefore in this case the book value of the plant shall be increased by 30 lakhs, वही हो गया, the increased cost of 30 lakh of the plant should be amortized over 7 year, आपको अब जो बचे हुए कितने लाइफ है तुम्हारी 7 ईयर, तो उसके हिसाब से करना है, तो 84 प्लस 30 डिवाइड बाय 7 इतना आपका डेप्रिसिएशन आएगा। क्या ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6,
नाउ द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए, ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 साल है, रेसिडुअल वैल्यू उसका 8 लाख है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 16 लाख है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा आपका लोड हो गया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, कुछ सेकंड का ब्रेक लीजिए और फिर आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 40 लाख। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने मशीन परचेज की 40 लाख की, जिसका यूजफुल लाइफ 4 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख है, गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख की रिसीव हुई है। शो द जनरल एंट्री। यहाँ पे आप एंट्री पास कर सकते हो, बट डायरेक्ट एंट्री पास मत करना, बिकॉज 2 एंट्री के लिए 5 मार्क बहुत बड़ी बात होती है। तो आप एप्लीकेबल एएस और प्रोविजन, प्रोविजन जो अभी बताया था कि आप उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कर सकते हो या आप उसको ये ट्रीट कर सकते हो, देन आप क्या कीजिए, एंट्री पास कीजिए। ठीक है, शो द जनरल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd ईयर एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू द फिक्स असेट। तो मान लो अगर ग्रांट को आपने फिक्स असेट ट्रीट किया होगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले ऐसा रफली बैलेंस शीट बनाने का है। ठीक है, क्या करोगे आप, रफली क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। फिर देखिए यहाँ पे आपने परचेज किया था कॉस्ट में 40 लाख का, आपको ग्रांट मिला है जीजी, कितना मिला है आपको, 16 लाख का, दैट्स मीन 24 लाख आपका दिख रहा होगा। अब फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो डेप्रिसिएशन का फंडा बड़ा सिंपल था, 24 माइनस 8 लाख का रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो कितना आता है तुम्हारा, 4 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख का तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा। कितने साल हो गए वो बताओ। शो द जनरल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd ईयर, 3rd ईयर में रिफंड हुई है। सो 4 लाख फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन 4 लाख सेकंड ईयर का, तो कितना बच गया, 3rd ईयर के स्टार्ट में कितना होगा वैल्यू। तो सर 8 लाख चला गया, तो ये तुम्हारा आ गया 16 लाख रुपए। कितना आ गया, 16 लाख। तो एट द टाइम ऑफ द रिफंड ऑफ द ग्रांट द WDV ऑफ द असेट इज 16 लाख। अंडरस्टूड। अब बताओ, अब यहाँ पे रिफंड का भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो अब रिफंड करना है, तो जब आप रिफंड करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा रिफंड। तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं, रिफंड हो गया। कितना रिफंड किया आपने, सब पूरा का पूरा रिफंड कर लिया। तो पूरा का पूरा रिफंड किया जब आपने, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितना था तुम्हारा, 16 लाख का, पूरा का पूरा ऐड कर लो। सो 16 लाख अगेन ऐड हो जाएगा, दैट बिकम 32 लाख। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ऑब्वियसली 32 लाख पे होगा। 32 माइनस 8, स्क्रैप वैल्यू तो सेम ही है, डिवाइड बाय कितनी अभी लाइफ बची है तुम्हारी। सर 2 साल चले गए, कितने बच गए, 2 साल। सो 2 साल अभी भी बचा है, राइट। तो देखो कितना बचता है, आई थिंक 12। कितना आ गया तुम्हारा, 12 आ गया। क्या ये आपको समझ में आया। तो 32 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है देख लो, 32 माइनस 8 दैट इज 24 डिवाइड बाय 2 12, राइट। तो 12 लाख तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा रिवाइज्ड वैल्यू पे। तो अब फ्यूचर में 12 लाख करोगे तो ऑटोमेटिक 32 में से 12 लाख 24 चला गया, एट द एंड तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू 8 लाख का बच गया, राइट। ये था तुम्हारा फर्स्ट वे। तो एंट्री क्या हुई, रिफंड की तो एक ही एंट्री है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना रिफंड हुआ, पूरा का पूरा 16 लाख। तो एंट्री क्या हुई, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 16 lakh. Now the 3rd year में depreciation will be depreciation account debit to fixed asset, कितना आएगा बताओ, 12 लाख 12 लाख। ये 2 एंट्री, और पीएनएल में इसको ट्रांसफर करना है, बस ये एंट्री आपको दिखानी है। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपने उसको एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया होता तो क्या होता। ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपने उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया होता तो क्या होता। तो मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं है, हमको पहले उसी दिन का क्या बनाने का है, बैलेंस शीट बनाने का है जिस दिन रिफंड हो रहा है। तो जब भी रिफंड होगा आपको बैलेंस शीट बनाने का, ताकि गलती नहीं होगी। तो ये देखो बैलेंस शीट बनाया। अगर मैंने उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया होता तो मैं यहाँ पे मशीन पूरा का पूरा 40 ही लिखता। कभी गवर्नमेंट ग्रांट लेस यहाँ पे करता ही नहीं, उसी कभी यहाँ पे लिखता गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना लिखता, 16 लिखता। फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता, तो 40 में से मेरा स्क्रैप वैल्यू है 8, कितना है 8 लाख का, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो देखो कितना बचे, 32 डिवाइड बाय 4, तो 32 डिवाइड बाय 4 इज 8 लाख। तो फर्स्ट का डेप्रिसिएशन 8 लाख, 32 बच गया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन 8 लाख, 24 बच गया। ठीक है, इधर देखिए डेफर्ड जितनी लाइफ थी आपकी 4 साल लाइफ किसी असेट की, तो 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 4। फर्स्ट में 4 लाख गया,
और सेकंड ईयर में भी 4 लाख गया, दैट बिकम 8 लाख। तो रिफंड करने से पहले ये मेरा बैलेंस शीट का पोजीशन था। अब जब रिफंड कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करूंगा, टू बैंक, कितना, पूरा रिफंड कर रहा हूं तो पूरा एंट्री पास करना है। सो 16 लाख पूरा रिफंड कर रहा हूं, अगर मैं 16 लाख पूरा कर रहा हूं तो मुझे 16 लाख से टू बैंक लिखना है 16 लाख, तो पूरा 16 लाख लिख दो, राइट। बट सामने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना खड़ा है सर, 8 लाख का, तो बचा हुआ 8 कहां से आएगा, P&L अकाउंट से 8 लाख, ये एंट्री आपको पास करनी है। बोलिए समझ में आया ये वाला। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी तुम्हारी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 8 लाख का, P&L अकाउंट डेबिट 8 लाख का, और टू बैंक कितना 16 लाख। इस तरह से तुमको करना है। आप अपने ICI के मॉडल को रेफर कर सकते हो, ठीक है, उस वे में जो प्रेजेंटेशन है आपको उसी वे में बेसिकली देना है। तो एक बार अपने हाथ से इनका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो कमेंट करके मुझे बताएं, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इन दैट नंबर 9867414390। बेसिकली नोट्स पे आपको मिल जाएगा। तो दिस इज माय नंबर, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबली मैं आपको रिप्लाई रात को ही दूंगा, ठीक है, और नहीं तो वापस मुझे मैसेज कीजिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।